हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का जो सेकेंड पार्ट है, उनके फर्स्ट लेसन जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। इन अध्यायों को आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। बस करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि पहला आपने जो अध्याय पढ़ा था मानव भूगोल के जितने भी पार्ट पढ़े हैं, इस भूगोल का सारा बात उसमें मिल जाता है। थोड़ी मोड़ी डिफरेंस है, फिर भी हम लोग ध्यान से सुनेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। बस एक बार अगर समझ जाइएगा, लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, यानी कि लंबे समय तक याद रहेगी। तो ज्यादा नहीं, हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर क्या है, सुनिएगा। हमारे चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे पाठ में। तो सीधी सीधी बात है कि पहले पढ़ेंगे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के वितरण, यानी कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ कम है, जनसंख्या का घनत्व किन प्रदेशों में ज्यादा है, किन प्रदेशों में कम है। पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, इनके बात में पढ़ेंगे, और जनसंख्या के धार्मिक संगठन क्या क्या है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? क्या क्या पढ़ेंगे, समझ गए? चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना क्या हमें, जनसंख्या क्या है। क्या पढ़ना में? जनसंख्या, यानी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? पॉपुलेशन। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या क्या है, क्या बताओगे? कोई एक एरिया ले लो, कोई देश, कोई राज्य, या किसी जिला की बात कर लेते हैं, या जिस पंचायत में तुम रहते हैं ना, उस पंचायत की बात हम कर लेते हैं, कोई बात। और उस एरिया के भीतर जितने लोग निवास करते हैं ना, वही हमारी जनसंख्या है। समझ में आई बात? फिर से समझते हैं। देखो, जैसे हम लोग अपने गांव पंचायत गंगसारा में रहते हैं और यहां कुल 4000 लोग निवास करते हैं। बस गांव की जनसंख्या कितनी? 4000। अब यही छोटे छोटे और कई गांव हैं, सब मिलकर के एक, उसको कहिए आप ब्लॉक कहिए, ब्लॉक में हम लोग निवास करते हैं। 50,000 लोग निवास करते हैं। ये ब्लॉक यानी सरायरंजन ब्लॉक की कितनी जनसंख्या? 50,000। और यही छोटे छोटे और ब्लॉक हैं, सब जोड़ करके एक जिला की बात करते हैं, जो समस्तीपुर जिला पड़ती है। यहाँ की आबादी कितनी भाई? तो 2 लाख। तो ये हमारी क्या है? यहाँ की जनसंख्या है। अब आशा है समझ गए होंगे कि भाई जनसंख्या किसे कहते हैं। किसी एक क्षेत्र विशेष को लीजिए, वहां कितने लोग निवास करते हैं, वही हमारी जनसंख्या है। इसमें किसी को डाउट? नो डाउट। अब चलते हैं कि अगर भारत की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, उसके स्तर से देखा जाए तो वो नीचे में दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। यानी सबसे बड़ा चीन है, उसके बाद भारत है। जनसंख्या पूरे विश्व की अगर देशों की तुलना किया जाए, 198 देश हैं, उन सारे देशों की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। अब अगर हम विश्व के अन्य महादेशों को अगर तुलना करते हैं, तो हमको एक समझ में आता है एरिया कि ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तीनों को अगर एक साथ हम समेट लें, फिर भी हमारी भारत की जनसंख्या ज्यादा है। अब समझ रहे हैं ना कि हमारी भारत की डेसेंट्री, यानी कि भारत का जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। क्लियर? कितना कितना? तो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, तीनों को अगर समेट लेंगे एक साथ में, तो फिर भी हमारी भारत की जनसंख्या, उधर को 3 को एक पलड़े पर रख दीजिए और हमारे एक पलड़े पर भारत को रख दीजिए, फिर भी भारत ज्यादा आपको नजर आएगा।
यानी भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में दूसरे नंबर पर आती है। दो बात क्लियर हो गई। चलते हैं आगे की तरफ। आगे हैं, देखिए हमारे देश में ना जनगणना का काल शुरू होता है, यानी कि जनगणना का मतलब होता है कि जनसंख्या हमारे देश में कितनी निवास कर रही है किस वर्ष। इसकी शुरुआत जो है ना सबसे पहले 1872 ईस्वी में, जब लॉर्ड मेयो हमारे वायसराय थे, अंग्रेजी शासनकाल की बात है, तब ये से जनसंख्या शुरू हो गई थी गणना करना। लेकिन कुछ कारणवश उस समय सफल जनसंख्या गिनती नहीं हो पाया था। ठीक है, जब हमारे देश में लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, तो उस समय जनसंख्या की गिनती शुरू हुई थी, लेकिन उस समय हम सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन धीरे धीरे उस पर सुधार किया गया और 1881 में सबसे पहले हमने अपनी जनसंख्या गिनती की थी। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो 1872। लेकिन सफल जनसंख्या गिनती कब खत्म हुई, यानी सबसे पूरा गिनती हमारा जो पूर्ण रूप से हुआ वो हुआ था 1881। उसके बाद एक नियम बना कि भारत की जनसंख्या को ना प्रत्येक 10 वर्षों पर गिनती की जाएगी। उस समय से शुरू रहा, यानी कि 1881 से 1891, फिर 1901, 1911, ऐसे करके गिनती करते चला गया और हर वर्ष गणना की जा रही थी। हम लास्ट हमारी जो जनसंख्या गिनती है वो हुई है 2011 में। कितनी हुई है, 2011 में। वो कौन सी गिनती थी हमारी, याद रखिएगा, 14वां या 15वां होगा, देख लेते हैं। ये हम लोग 15वां गिनती में थे सर, ठीक है ना। यानी हम लोग कितने गिनती किए हैं अभी तक, 15वां गिनती। 2011 में जो हमारी गिनती हुई है वो हम लोग 15वां गिनती किए थे, जो हमारी लास्ट गिनती थी। उस समय हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी भारत की। कितनी, 121। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने समझा कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या अर्थात किसी एरिया विशेष में जितने लोग निवास करते हैं ना उसको कहते हैं जनसंख्या। माने कोई एक क्षेत्र है, वहां पर कितनी आबादी निवास करती है वो वहां की जनसंख्या कहलाती है। जिसे कोई गांव लीजिए, कोई ब्लॉक लीजिए, कोई जिला लीजिए, कोई राज्य लीजिए या कोई देश लीजिए। अब देश के अंदर में कितने लोग रह रहे हैं वही वहां की जनसंख्या है। फिर हमने पढ़ा कि जनसंख्या में भारत अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आती है, एक नंबर पर चीन। व्हाट है प्रॉब्लम? और इसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में जनगणना का प्रारंभ सबसे पहले 1872, फिर 1881 में फाइनल डिसीजन, और उसके प्रत्येक 10 वर्षों में गिनती की जाती है। लास्ट गिनती हमने किया था कब, 2011 में, जो उस समय हमारी आबादी थी 121। चलिए यहां तक पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे, क्या हो गया, अब आगे हमें पढ़ना है कि देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं ना सब में एक जैसी जनसंख्या निवास नहीं करती है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। इसके पीछे क्या कारण है वो तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि भारत के जितने राज्य हैं सब जगह एक जैसी जनसंख्या नहीं है। सबसे अगर अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई राज्य है वो हमारा है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम अगर जनसंख्या वाला कोई राज्य है वो हमारी है सिक्किम। अगर आपसे कोई पूछे या ऑब्जेक्टिव में आएगा ऑप्शन, क्या भाई बताइए हमारे देश में यानी भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन, सिक्किम। अगर जनसंख्या की दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है बिहार, तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल जनसंख्या की दृष्टि से। जैसे अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर आता है चीन जनसंख्या वाला, सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारे भारत। तो ठीक उसी तरह से अगर अपने भारत की बात करेंगे जनसंख्या राज्य में तो नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नीचे आती है बिहार, उसके नीचे आती है पश्चिम बंगाल। क्लियर? ये तो हम अभी पढ़ रहे थे जनसंख्या कहां कितना ज्यादा है। अब पढ़ेंगे कि जनसंख्या का घनत्व किन प्रदेशों में ज्यादा है और किन प्रदेशों में कम घनत्व है। घनत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, घनत्व का मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं।
वो तो आगे देखते हैं। फिलहाल समझिए कि अगर जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व है, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में तो जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। समझ में आई बात है? यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आती है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आती है, और अगर पूरे भारत की बात अगर करें बहुत ही कम है मेरे भाई, बहुत ही कम, यानी मात्र 382। कितने हैं? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 औसतन, हमारे केवल बिहार में 1106, यानी बिहार तो जनसंख्या फोड़ दिया भाई, समझ रहे ना। और यहाँ पर क्या है स्थिति ना, क्योंकि अशिक्षा बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ ना जनसंख्या जो क्या कहते हैं उसको, जनसंख्या नियंत्रण की बात वो बहुत कम होती है। और यहाँ का लोगों का सोच है क्या जानते हो, यहाँ हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे गिन लो की स्थिति है, ठीक है ना। वो कहता है कि हमारे पड़ोसिया को 6 गो हुआ है तो हमरा कम से कम 8 गो होना चाहिए, तब ना लाठी में फरियाएंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, और वो चक्कर में 12 को पुरा देता है। चलिए जो भी है, तो जनसंख्या तो बढ़वे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि जनसंख्या की अगर बात करें, अब थोड़ा सा डेंसिटी घनत्व देखते हैं कितना है। तो जम्मू कश्मीर की देखिए जनसंख्या घनत्व मात्र 1.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1.4% है। पूरे भारत की बात अगर करें, उत्तराखंड का है मात्र 0.83। वहीं पर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 0.84%, यानी ये हमारा क्या है, पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत है। यानी पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत निकालते हैं ना, तो ये सब राज्य जो हैं बहुत ही कम वाले हैं। अब आप एक गौर किए कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हमने देखा प्रदेश जहां जनसंख्या का संख्या कम है, घनत्व बहुत कम है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ तो रीजन होगा। थोड़ा सा और देखिए घनत्व बात, जनसंख्या घनत्व के मुख्य कारण की अगर बात करेंगे तो वो है आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या घनत्व कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, ठीक है। और इसके अलावे नगरीकरण भी हमारे यहाँ प्रभावित करती है, यानी कि जहां नगर ज्यादा है, शहर ज्यादा है, वहां भी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। इस सब का डिटेल्स हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, सबको देंगे। लेकिन फिलहाल समझिए ये कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य की बात अगर करेंगे तो दक्षिण भारत में जनसंख्या घनत्व कहीं ज्यादा और कहीं कम है। अब कहां कम है कहां ज्यादा है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए, दक्षिण भारत में एक राज्य है, जैसे आप केरला की बात करेंगे, थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा आगे चला गया, इसी में होना चाहिए। हाँ, दक्षिण भारत के राज्य जैसे आप देखेंगे, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या ज्यादा है लेकिन घनत्व कम है। लेकिन अगर आप उत्तर भारत चले आएंगे, देखिए भारत का नक्शा तो आप देखे ना हो, ये दक्षिण भारत है और हमारा जो ये देख रहे हैं ये हमारी क्या है, उत्तर भारत है। तो ये उत्तर भारत जो है, यहाँ की बात अगर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला है, नीचे में कम है और ऊपर में ज्यादा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इन सारी बातों को फिर देखेंगे। और आगे अगर पढ़िएगा तो अगर आप देखेंगे और चले जाइए अब कहां, राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पहले आबादी बहुत कम थी, क्योंकि वह मरुस्थल प्रदेश था, सूखा होने के कारण खेती बाड़ी संभव नहीं थी, तो जनसंख्या वहां बहुत ही कम थी। लेकिन आप अभी वर्तमान में पढ़ते होंगे कि वहां पर क्या हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर लगाया गया और सिंचाई की सुविधा सरकार उपलब्ध कराई है, कॉलोनी बनाई है सरकार, यानी नियोजित नगर बसाया। परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे राजस्थान की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो पूरा ओवरऑल अगर हम ध्यान देते हैं, हमको एक बात समझ में आया कि जनसंख्या वहीं ज्यादा होती है जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप अधिक हो, यानी रोजगार के साधन, कृषि के साधन हो, पशुपालन अधिक हो, ठीक है ना, और खनन अधिक हो। तो इन सब जगहों पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है।
जैसे आप देखिए कुछ झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड जब जाइएगा ना तो पहले के समय में ना वहां पर बहुत कम आबादी थी, बहुत नहीं के बराबर, क्योंकि उस समय ना हमारे ना तो कोयला की जरूरत थी ना ही लोहा की जरूरत थी। जब हमारा प्रगति हुआ यानी हम लोगों ने कोयला और लोहा की खोज की तो सबसे ज्यादा हमको मिल गया कहाँ? झारखंड में। हम लोग चले गए झारखंड, अब वहां से खनन हुआ और हमारी सभ्यता की रीढ़ बनी कौन? तो लोहा और कोयला। ये कहाँ मिलती है भाई? तो ये मिलती है सबसे ज्यादा झारखंड में, क्योंकि वहां से खनन होता है, वहां बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। जमशेदपुर में आपने समझा कि बहुत सारे उद्योग हैं, बोकारो में उद्योग है, कम से कम ज्यादा लोगों को रोजगार तो दे रही है ना, और रोजगार के उद्देश्य से अब लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप झारखंड में जाइए, आबादी वहां पर बसने लगी धीरे धीरे। यानी कहने का अर्थ है कि जहां रोजगार हो, जहां कृषि है, वहां ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जहां पर ये सब सुविधाएं नहीं है, जनसंख्या कम निवास करती है। कुल समझ गए? तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और हमने जो अभी आपको डाटा दिया है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ये नई डाटा नहीं है, ये पुराने डाटा जो आपके किताब में मेंशन है 2011 वाला वही है। 2021 में जनगणना होना था हमारे यहाँ, लेकिन कोरोना काल के कारण अपडेट नहीं हो पाया, जिसके कारण आपके किताब में नहीं है। तो आप लिखेंगे परीक्षा में क्या नयका वाला लिखिएगा? नहीं मेरे भाई, जो हमने पढ़ाया वही लिखना, क्योंकि तुम्हारी किताब यही बता रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनसंख्या घनत्व क्या है, तो देखो जनसंख्या घनत्व निकालने का सीधा सीधा क्लियर हिसाब है कि कुल जनसंख्या कितनी है और कुल एरिया कितना है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, इसी को तो कुल जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोजिट हमारे भारत में 121 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी लाख हो गया, 10 लाख करोड़, इतनी आबादी रह रही है। ठीक है, और एरिया जितना भी है उसको लिख दीजिए नीचे। मान लीजिए 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 20 चौक 30। इतना मान लीजिए, नहीं इतना नहीं होगा, इतना, चलिए इतना मान लीजिए। अब ये हमारी क्या है? एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर। एक सुक्का एक सुक्का एक सुक्का एक सुक्का काट दीजिए, 5 को सुक्का कट गया, कहानी खत्म। 3 से काट दीजिए तो 4 तिया 12। अब एक ऐसे करके भाग कर देंगे तो 3 तिया 9, फिर भाग कर देंगे तो कितना जाएगा? 3 तिया 9, यानी 433 दशमलव कुछ प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में इतनी निवास। तो अब हिसाब का मतलब क्या समझे कि हमारे देश में कुल कितनी आबादी है और कुल हमारे पास कितना जगह है। तो आबादी में जगह से क्या कर दो? भाग कर दो, तुम्हारा जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। वही हमारे देश में जनसंख्या घनत्व अगर निकालते हैं तो पूरे देश की जनसंख्या घनत्व जो हमने पीछे बताया था कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब हम 1951 में देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया हमने तो मात्र कितना था? 117। कितना? जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने जनगणना की, प्रति वर्ग किलोमीटर हमने व्यक्ति निकाला, तो हमारी हिस्सा कितनी मिली? तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज हम लोग अगर 2011 में जनगणना करते हैं, साल कितनी? 60 वर्ष बढ़ी है, तो 60 वर्षों में हमारी कितनी गुना बढ़ गई है? 3 गुना से भी ज्यादा, यानी 382 है। इसका मतलब क्या है? 17 तिया 51, 300 से यानी तिगुना से भी हमारा जनसंख्या क्या है? ज्यादा वृद्धि हुई है। क्लियर? एक अपडेट दूसरा है, उत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है। बिहार में कितना है? उसी तरह से पश्चिम बंगाल में कितनी? 1029, और उत्तर प्रदेश में कितनी? 829। और ये आपसे पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितनी है, आप बताएंगे 1106। 2, फिर आपसे पूछेगा कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1029। और खासकर जो उत्तर प्रदेश की अगर देख रहे हो ना मेरे भाई, तो वो भी ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा ये कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी? 829। अब कहिएगा सर अभी एक आप बात बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ कह रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व कम है।
हाँ मेरे भाई, बिहार का एरिया छोटा है, आदमी ज्यादा है, तो जनसंख्या का घनत्व की बात हमने किया तो कम मतलब ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर हमने बांटा तो वहां पर जनसंख्या कम पड़ती है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश संख्या में ज्यादा, घनत्व में बिहार ज्यादा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, दक्षिण भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर है कोई राज्य तो वो है केरला, जहां कितना है 859। तमिलनाडु में कितना है 555। इसी तरह से गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, बाकी जो राज्य हैं ना वो मध्यम वाले हैं, मध्यम वाले। और सबसे कम कहा तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, और जो पठारी और पहाड़ी इलाका है ना वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। क्लियर है? तो अभी तक एक डाटा आपको समझ में आया होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में चलेंगे तो केरला, तमिलनाडु। मध्यम वाला में है तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा। और सबसे कम वाला में अगर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, ये सब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं कि पूरा आपको डाटा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया एक बार पीछे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम लोग, निवल कृषि क्या है और सकल कृषि क्या है। पढ़ते होंगे, आपकी परीक्षा में पूछता होगा कि भाई निवल कृषि और सकल कृषि। हमको भी नहीं समझ में आता था शुरू में, भाई निवल क्या होता है, सकल क्या होता है। तो हमको सकल हम पढ़े ना तो हमको लगा कि हमारे गांव में वो सकल साहनी है, कहीं ओकरे बात ना कर रहा है। लेकिन हम किताब को अच्छा से पढ़े कि भाई सकल क्या है, तो सकल है, सकल नहीं सकल। सकल का मतलब देखिए, हमारे पास जितनी जमीनें हैं, जितनी जमीन है जो खेती योग्य है, जिस पर हम साल में एक बारी दो बारी खेती कर लेते हैं ना, तो वो टोटल भूमि कहलाती है हमारी सकल बोई भूमि। समझ में आई बात? नहीं समझे? ऐसे समझो। देखो, तुम्हारे दादाजी के पास 5 बीघा जमीन है, कोई जरूरी नहीं कि सब खेतों में एक साथ खेती की जाती होगी। हो सकता है कि इस साल ना 1-2-4 कट्ठा छोड़ दिए होंगे, लेकिन पिछले साल उसमें खेती हुआ था, अब उसमें फिर अगले साल खेती करोगे, हो सकता है कि दूसरा खेत छूट गया। लेकिन कुल एरिया आपके पास जितना है जिसमें आप खेती कर सकते हैं, जो खेती योग्य है, साल में 1-2 बार उसमें खेती कर ही लेते हैं, तो वो कहलाता है कौन? सकल बोई। ठीक है? जैसे किसी का मान लीजिए नदी के किनारे का खेत, हो सकता है कि बाढ़ के कारण उसमें बाढ़ आ जाती होगी हर साल, तो उसमें खेती उस मौसम में नहीं होती है, लेकिन पानी निकलते ही हम लोग खेती कर लेते हैं, तो वह हमारे सकल बोई में ही आएगी। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे फसल बोए मतलब निवल बोई में जाएंगे कौन, जिसमें आपने अभी वर्तमान में फसल लगा रखा है, 5 बीघा जमीन है, हो सकता है कि आपके पास 1.5 बीघा ऐसी जमीन है जिनमें पानी चली गई हो, अभी उसमें खेती नहीं है, लेकिन सकल में है वो। निवल में कौन होगा? जो 3.5 बीघा आपके पास बच गया, जिसमें अभी फसल आप लगाए हुए हैं ना, उसको कहेंगे हम लोग निवल। तो निवल का मतलब हुआ कि जिस जमीन में हम फसल अभी बोए हुए हैं वो हमारी निवल बोई भूमि कहलाती है। सकल बोई भूमि हुआ है जिसमें हम लोग खेती साल में 1 या 2 बार कम से कम कर लेते हैं। ये डाटा समझ गए होंगे आप, और बताना पड़ेगा कि चलिए समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, कृषि जनसंख्या क्या है मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि जनसंख्या किसे कहते हैं, क्या बताओगे? अरे कृषि जनसंख्या का मतलब हुआ कि वह जनसंख्या जिनके माता पिता हो, बच्चे हो, सब लोग ना खेती बाड़ी में लगा रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कृषि जनसंख्या। समझ में आई बात? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं ना, खेती बाड़ी करते होंगे, आपके दादाजी करते होंगे, आपके भाई बहन सब मिल करके ना खेती करते हैं, तो हम लोग जो प्राथमिक क्रियाकलाप जितने करने वाले लोग हैं सभी कृषि जनसंख्या है। गांव में कोई पशुपालन करता है वो भी कृषि जनसंख्या है, कोई मुर्गी कुक्कुट फार्म चलाता है, कोई मछली पालन करता है, वो भी क्या है? कृषि जनसंख्या है। तो क्लियर समझ में आ गई बात कि कृषि जनसंख्या क्या? तो वह लोग जो मूल रूप से खेती बाड़ी, पशुपालन या प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग कृषि जनसंख्या। चलिए, इतनी बात समझ गए। तो अब थोड़ा सा हम लोग एक सूत्र देख लेते हैं, कृषि घनत्व किसे कहते हैं। तो कुल कृषि की जनसंख्या कितनी है और कितना जमीन में हमने खेती किया है, ओकरे हिस्सा बांटेंगे तो वह कहलाता है कृषि घनत्व। आपसे परीक्षा में हो सकता है कि अगर इस तरह का सूत्र रहे, पूछता है, ऐसे बहुत कम है लेकिन कहीं पूछ दे आपके लिए,
तो हमने नोट कर रखा था, आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या, माने जो कृषि करने वाली आबादी है वो, और निवल कृषि क्षेत्र माने कितने जमीन में आपने अभी वर्तमान में खेती किया है, उसको भाग दे दीजिए। डिवाइडिंग के बाद जो हिस्सा मिलेगा वो हमारी क्या कहलाती है, कृषि घनत्व। और कायिक घनत्व का मतलब कुल जनसंख्या और निवल कृषि। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आज के लिए इतनी रहेंगे, क्योंकि छोटा छोटा हम लोग लेके चलते हैं। कल देखेंगे बाकी शेष भाग इसका। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।